अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेर लिया है। ईरान और उसके हिमायतियों की जमीनों के आसपास के समंदर में अमेरिका ने सबसे बड़ा लश्कर उतार दिया है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को किसी हमले से बचाने की तैयारी नहीं की है, बल्कि वो खुद इजराइल के दुश्मनों पर हमला बोलने जा रहा है। आजाद बोल इंडिया की इस नए वीडियो में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। इस मेन स्टोरी के बाद भी कई और बड़ी खबरें इस वीडियो के आखिर तक आपको मिलती रहेंगी, लिहाजा आखिर तक देखिएगा भी। चलिए समझाते हैं कि ईरान के खिलाफ आखिरकार अमेरिका ने क्या किया है। जरा एक्सियोस की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, जो ये बताती है कि अमेरिका ने ईरान को इजराइल से इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने से रोकने के लिए एक बड़ी जंगी तैनाती कर दी है। अमेरिका ने ईरान के आसपास 2 विमान वाहक यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर समेत लगभग 18 युद्धपोत यानी कि वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं। लाल सागर और अदन की खाड़ी में एक्टिव कुछ जहाज कई महीने से यमनी आर्म्ड फोर्सेस यानी कि हाउथीज के एक्शंस पर नकेल कसने की कोशिश कर ही रहे हैं। हालांकि अब अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स के और जंगी दस्ते भी इस रीजन में भेजे जा रहे हैं। नहीं लगता कि एक बड़ी जंग की तैयारी है। अगर आज की बात करें तो मिडिल ईस्ट में एक्टिव 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के अलावा एक एयरफोर्स F-22 रैप्टर स्क्वाड्रन पहले ही आ चुका है और निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी यानी कि गाइडेड मिसाइल सबमरीन USS जॉर्जिया जिसका नाम है, उसे भी रेड सी के आसपास भेज दिया गया है, वो मौजूद है। यानी इससे पता चलता है कि एक बड़ी जंग की सूरत में अमेरिका ईरान और यमन जैसे उन इलाकों को टारगेट कर सकता है जिनकी सरहद इजराइल से नहीं मिलती, जबकि साउथ लेबनान से लगते इजरायली कब्जे वाले इलाकों में IDF खुद हिजबुल्लाह से टक्कर लेगी। फिलहाल अमेरिका की तैयारी सिर्फ इजराइल का एयर स्पेस सिक्योर करने के लिए नहीं लग रही है, ये एक बड़े हमले की अलामत लग रही है। 18 वॉरशिप्स की तैनाती से इस बात के साफ अंदेशे मिलते हैं कि या तो ईरान इतने बड़े लेवल पर हमला करने वाला है कि जिन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने एक जंग के बराबर की तैयारी की है, या फिर यह हो सकता है कि यह तैयारी खुद एक जंग छेड़ने के लिए अमेरिका ने की है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को अगर कमजोर कर दिया तो यमन और लेबनान के लड़ाकों की तरह अपने दिल में हौसलों को हवा दे रहे बाकी ममालिक के लोग भी खामोश हो जाएंगे और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से अमेरिका के लिए एक सेफ खित्ता, एक सेफ जोन बन जाएगा। वैसे ईरान को ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन वहां अंदरूनी तौर पर भी कई लोग हैं जो अली खामनेई के निज़ाम को पसंद नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग ईरान के दुश्मन से भी हाथ मिला सकते हैं। आपने देखा होगा लीबिया और इराक में क्या हुआ। और यह भी हो सकता है कि अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए सिर्फ प्रेशर मेंटेन कर रहा हो। इतनी आसपास जो उसने अड़तब लगाई है, हो सकता है कि सिर्फ इसलिए प्रेशर डाल रहा हो कि देखो अगर इजराइल पर हमला किया तो ये सब कुछ खिलौने हम ले आए हैं, बादशाह तुम्हारा क्या होगा। एक्सियोस की जो रिपोर्ट आपने देखी थी उसमें एक मैप है, उस मैप को मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं। ये वो रीजन है, बीच में जो आप लंबा लंबा सा देख रहे हैं, ये समंदर का वो इलाका है जिसे रेड सी कहते हैं, जो बाब अल मंदब से होते हुए यमन के हुदैदिया के करीब से होते हुए सऊदी अरब से होते हुए ऊपर इजराइल की तक जाता है, इजिप्ट तक जाता है। यहाँ पर अमेरिका घुसा हुआ है और ऊपर मेडिटेरेनियन सी में भी है, इधर अरेबियन सी में भी है, अब जरा गल्फ ऑफ ओमान में भी है। अब जरा समझिए, इस मैप में लिख रहा है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अमेरिका ने क्या क्या लगा दिया है, तैनात कर दिया है। एक सबमरीन पनडुब्बी, जो फिलहाल हाउथीज या और किसी के पास तो है नहीं, जहाज हैं उनके पास, तो एक सबमरीन वहां लगी मेडिटेरेनियन में, रेड सी नीचे है। इसमें आप फुल फ्रेम देख लीजिए, 2 डिस्ट्रॉयर्स, 3 डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, डिस्ट्रॉयर शिप, और 3 एम्फीबियस शिप भी हैं, 3 3 6 और 1 7। फिर यहाँ पर नीचे आइए रेड सी में, यहाँ नो नोन शिप्स, इनके बारे में जानकारी नहीं है, बट US फोर्सेस कंटिन्यू टू मॉनिटर हाउथी एक्टिविटी इन द रेड सी। लेकिन यहाँ पर लगातार अमेरिकन नेवी और फोर्सेस जो हैं वो हाउथीज की एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। अब उधर चलते हैं ईरान के पास। ईरान के पास हॉर्मुज़ का जो उनका स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान लगता है ना उधर, ओमान और ईरान बीच में समंदर। यहाँ गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने 2 कैरियर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स, खास तौर से लड़ाकू विमान, फाइटर जेट उसके तैनात हैं। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 8 डिस्ट्रॉयर शिप,
सबसे बड़ी तैयारी ईरान के करीब कर रखी है, 10 लगा रखे हैं वहां पर, 8 डिस्ट्रॉयर शिप, समझ रहे हैं आप। तो ये तैयारी है। इसके बारे में लेबनान की वेबसाइट अल मायदीन ने भी खबर छापी, यूएस स्टिकिंग वॉरशिप्स इन मिडिल ईस्ट अहेड ऑफ एंटिसिपेटेड ईरानियन रिस्पांस। ईरान के बदले की कार्रवाई के मद्देनज़र मिडिल ईस्ट में भारी ज़ख़ीरा जंग का जमा कर दिया है, वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं बड़ी तादाद में। अब थोड़ी सी अलग खबरें। देयर इज़ नो डिफेंस अगेंस्ट हिजबुल्लाह वेपन्स, स्कॉट रिटर। स्कॉट रिटर ने कहा कि हिजबुल्लाह के हमलों से या हिजबुल्लाह के हथियारों से बचना नामुमकिन है। हिजबुल्लाह के पास जो हथियार हैं वो इस क्लास के हैं जिनसे बचना नामुमकिन है, जबकि मैं अब तक जो हमले देखते आया हूँ 10 महीने में, उसमें मरने वालों की तादाद बहुत नहीं रही। उसकी वजह यह है कि हिजबुल्लाह ने कभी भी सिविलियन इलाकों को निशाना नहीं बनाया। सिविलियंस बचना नहीं जानते, उनके पास शेल्टर्स और बंकर्स नहीं होते हैं। अगर बंकर बनाते भी हैं उनके लिए शेल्टर्स, तो वो आर्मी बनाती है। गजा में ये सब ना हो सका, इसीलिए वहाँ पर 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। हिजबुल्लाह चूँकि सिर्फ मिलिट्री एरियाज़ को निशाना बना रहा है इजराइल के, लिहाजा उनके पास अपने बचने के लिए कहीं एयर डिफेंस सिस्टम है। सारे पूरे तो कामयाब नहीं होते, कुछ तो कामयाब होते हैं, वो हैं। और उसके अलावा बंकर्स हैं, शेल्टर्स हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो उससे बच जाते हैं। लेकिन मैंने कल ही आपको शाम के एपिसोड में बताया था कि 5,000 से ज़्यादा फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की रिपोर्ट खुद इजरायली चैनल्स ने दी है। वो ज़ख्मी तो हो रहे हैं बड़ी तादाद में, लेकिन शायद हिजबुल्लाह के पास उस लेवल के घातक हथियार नहीं हैं जिनसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होती हैं। खैर, जो भी है, स्कॉट रिटर एक फॉर्मर यूएस मरीन कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, अमेरिका की मरीन कॉर्प्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर, खुफिया विभाग के अफसर। इन्होंने ये जानकारी दी है, या इन्होंने ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हमलों से बचना नामुमकिन है, क्योंकि उनके हथियार बेहद ख़तरनाक हैं और इस लेवल के हैं जो नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। खैर, मैंने दोनों पहलू आपके सामने रख दिए। खबर का तरीका यही है कि हिजबुल्लाह के हमले से कितने मारे गए, वो उस पर सवाल उठाना लाजिम है, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि क्यों नहीं मारे गए। तो आर्मी के अड्डों पर वो निशाना लगा रहे थे। खैर, कंडेमनेशन ऑफ इजरायली ऑफेंसिव इन वेस्ट बैंक फॉर इन, हर तरफ से मजम्मत हो रही है, हर तरफ से निंदा आ रही है, कड़ी भी निंदा आ रही है। और सब लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक में जिस तरीके से एस्केलेशन कर रही है, जिस तरीके से हमले इजरायली आर्मी ने बढ़ा दिए हैं, ये एक बड़े बड़े विवाद की तरफ सब कुछ जा रहा है। एक बड़ी जंग हो सकती है, क्योंकि वेस्ट बैंक में मस्जिद अल अक्सा है और उसके आसपास ये सारे हमले हो रहे हैं। सेटर्स मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड में भी घुस रहे हैं, आपको पता है, मैं पीछे भी बता चुका। लिहाजा लगातार लोग कंडेम कर रहे हैं, अरब लीग ने भी कंडेम किया है। इसके अलावा इजरायली अखबार कह रहे हैं कि 5 फ़लस्तीनी बंदूकधारी, जिनमें एक टॉप कमांडर भी शामिल था, वेस्ट बैंक में एक मस्जिद के अंदर IDF ने इन लोगों को मार गिराया। ये 11 फ़लस्तीनियों के भी मारे जाने की खबर टोटली इजरायली अखबार ने दी है। 5 तो एक ही जगह मारे गए, 11 फ़लस्तीनी किल्ड बाय IDF, क्योंकि IDF ने मेजर एंटी टेरर रेड वेस्ट बैंक में शुरू की है। अब इजरायली जो हैं वो इन फ़लस्तीनियों को टेररिस्ट कहते हैं, और जो फ़लस्तीनी हैं वो इन इजरायलियों को टेररिस्ट कहते हैं। ये चक्कर है। तो ये अपने अखबारों में इसी तरीके की चीज़ें लिखते हैं, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान या रेड के तहत फ़लस्तीन में 11 लोग मारे गए, जबकि फ़लस्तीनियों का कहना है कि ज़्यादातर इनमें आम लोग हैं। अब जो लेपिड हैं, जो पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके इजराइल के और जो विपक्ष के भी अभी नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि नेतन्याहू महीनों पहले से जानते थे कि वेस्ट बैंक में बहुत कुछ होने वाला है, बड़ी उथल पुथल होने वाली है, लेकिन वो इसे रोकने में नाकाम रहे। उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो एक नाकारा वज़ीर आज़म है। उधर UN ने IDF से वेस्ट बैंक में अपनी एक्शन, अपनी कार्रवाई को रोकने का मुतालबा किया है। इजराइल ने कहा है कि हमें धमकियां मिली हैं सुसाइड बॉम्बिंग करने की। हमास ने कहा है अपने लड़ाकों से सुसाइड बॉम्बिंग करो, हमें उन सुसाइड बॉम्बर से निपटना है, लिहाजा हम इस कार्रवाई को नहीं रोक सकते। कुछ खबरें थी, ईमानदारी से आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं बहुत से ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलता जिससे आपके जज्बातों को उभार सकूं। मैं कोई तकरीर देने वाला कोई मजहबी रहनुमा नहीं हूं। मेरा काम आपको खबर सुनाना है, मैं बस खबर सुनाकर निकल जाऊंगा। उम्मीद करता हूं
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, सलामत रहिए।